हेलो एवरीवन, ज्ञान वाटिका ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू कर रहे हैं उसका आज ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर अवश्य विजिट करें। और जो भी प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ, सभी जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये PYQ भी है डिफरेंट एग्जामिनेशन का, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। और मैं जो घटना चक्र पूर्वालोकन है पॉलिटिक का, उसका सभी अध्याय, सभी चैप्टर का मैं MCQ बारी बारी से लेकर आऊँगा। और कोशिश यही करूँगा कि आप लोग को एक अच्छा कंटेंट दूँ और एक ऑथेंटिक कंटेंट दूँ जो आप लोग के एग्ज़ामिनेशन के लिए कहीं ज़्यादा यूज़फुल हो। बस आप लोग बने रहिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा हो, और वीडियो की क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है प्रश्न का, अगर वो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, क्वेश्चन 1 जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है किसे? कौन ऐसे हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 बोल रहा है, तो ये सही है। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो भारत के न्यायवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, क्वेश्चन 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन 1 है वित्त आयोग के अध्यक्ष की, ये सही है। संघ राज्य के मुख्यमंत्री की, ऑप्शन 2, ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष, देखिए ये गलत ऑप्शन है, इसलिए कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति न होकर वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष जो होते हैं, जो कि ये खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं। अभी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे आसीन हैं। और ऑप्शन 4 है जो है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए ऑप्शन 1, 2 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन 3 जो है वो बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन श्रमिक आंदोलन से जुड़े थे? कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो बीबी गिरी जो राष्ट्रपति हैं ऐसे हैं जो श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2, 3, 4 ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति के हाथ में? 111 के तहत क्या क्या प्रावधान संविधान में दिया गया है जो कि राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है? तो वो है ऑप्शन 1, वह विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी विधेयक पे अपनी सहमति दे सकते हैं। ऑप्शन 2 है वह विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है, वो सहमति वापस भी ले सकते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है वह विधेयक वापस भी कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 है ऊपर दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए, ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों का तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 4 ही सही होगा। देखिए, क्वेश्चन 5 है वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि के लिए रिक्त रह सकता है? तो राष्ट्रपति का जो पद है अधिकतम मैक्सिमम वो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ की अवधि के लिए ही वो रिक्त रह सकता है, उससे ज़्यादा का समय के लिए ये रिक्त नहीं रह सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 6 मंथ होगा। 3 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ इसका सही आंसर नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी, अब उसका नाम पुडुचेरी कहा जाता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनावी कोलाज में शामिल किया गया था? इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उनके इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के
विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, और ऐसा 70वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था। अगर पांडिचेरी की जगह अगर यहाँ पे दिल्ली रहे तो भी इसका सही ऑप्शन 1 ही होगा। 70वां संविधान संशोधन के तहत पांडिचेरी और दिल्ली को शामिल किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया कि वे मंत्रिपरिषद द्वारा भेजे गए किसी भी मामले को पुनर्विचार यानी रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो ये वापस सदन में भेज सकते हैं। तो ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए ऐसा किया गया था 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी के तहत। इसलिए ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं यानी निर्वाचित सदस्य वो इलेक्टोरल कॉलेज के में पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचन मंडल के हिस्सा हैं। राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधान सभा के भी जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है लेकिन वो निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचन मंडल में तो शामिल होते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इसका स्टेटमेंट 1 है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो बोल रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। संसद जो होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो स्टेटमेंट तो भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, 1 और 2 दोनों। देखिए क्वेश्चन जो 10 जो बोल रहे हैं वो कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वह क्या कर सकते हैं? जब संविधान संशोधन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास ऐसे क्या क्या बात हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं उस विधेयक के साथ में? तो वो अपनी स्वीकृति रोक सकता है। देखिए संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संसद के पास वो रिकन्सिडरेशन के लिए भी नहीं भेज सकते हैं, 6 माह से अधिक अवधि के लिए भी वो विलंबित नहीं कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है ये सही हो सकता है। संविधान संशोधन बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपना कंसेंट देना, उस पर अपना सहमति देना अनिवार्य होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है कि संसद में किस विधेयक के पेश होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है? तो ऑप्शन 1 है किसी राज्य का नाम बदलने की विधेयक, ये गलत है। किसी राज्य की सीमा को बदलने की विधेयक, ये भी गलत हो जाएगा। संवर्धित सूची में एक विषय पर विधेयक, ये भी गलत हो जाएगा। धन विधेयक, देखिए ये सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर। धन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक है। और धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 110 के तहत है, और धन विधेयक की प्रक्रिया जो बताई गई है वो आर्टिकल 109 में है। और धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पहले मंजूरी ली जाती है, उसके बाद ही लोकसभा में लाया जाता है। तो इसलिए जब विधेयक जो पास होकर जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर मंजूरी दे ही देते हैं, उसको उस पर अपनी किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं करते हैं। तो धन विधेयक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको संसद के समक्ष रखा जाएगा? तो ऑप्शन 1 है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश को, ये भी बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट, देखिए लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो होता है राष्ट्रपति संसद के समक्ष नहीं रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, ये भी सही है। देखिए ये तीनों ऑप्शन इसलिए सही है 1, 2 एंड 4 क्योंकि ये सबकी नियुक्ति भी जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। लेकिन लोक लेखा समिति की जो नियुक्ति होती है वो लोक सभा के द्वारा ही किया जाता है।
इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 1, 2 एंड 4 इसका सही ऑप्शन होगा। सॉरी 1, 3 एंड 4 इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन 3 जो है इसका सही ऑप्शन है। देखिए, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, किस नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं? तो ये इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 जो है इसका सही जवाब होगा। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 2। आज के लिए बस इतना ही। आज 13 प्रश्न थे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखिए और इसे अपने माइंड में फिट करने की कोशिश कीजिए। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो काइंडली इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी इसे देखें और इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।